नमस्कार, मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, ऑनलाइन क्लास में अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक। मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 12 के लिए इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम्स 2022 अर्थशास्त्र विषय में जो संभावित लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है जो मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं और मुझे आशा है कि इस वीडियो के अधिकांश क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में दिखाई देंगे। ये पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया, अवसर लागत किसे कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है, जैसे मान लीजिए कोई श्रमिक है, कोई आदमी व्यक्ति है, यदि वो बैंक में नौकरी करने जाता है तो वहां उसको 10,000 रुपए मिल सकते हैं। अगर वो किसी सरकारी ऑफिस में काम करता है, ठीक है, तो वहां उसको 8,000 रुपए मिल रहे हैं। और जबकि वो किसी दुकान पर काम कर रहा है तो वहां उसको 6,000 रुपए मिल जा रहे हैं। और अगर वो घर पे ही काम कर रहा है उसको वहां पे 2,000 रुपए मिल रहे हैं। तो उसके लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा कि वो बैंक की नौकरी करे। और उसका दूसरा सर्वोत्तम विकल्प क्या होगा? ऑफिस की नौकरी। अब ये मतलब उसका दुकान पे नौकरी या कहिए कि घर से कार्य करना, ये तो ठीक नहीं होगा। तो साधन एक कहिए कि विशिष्ट इकाई जो है साधन की, उसको जो सर्वोत्तम विकल्प मिल रहा है वर्तमान में और जिस विकल्प को वो त्याग के जा रहा है, तो सर्वोत्तम विकल्प को वर्तमान विकल्प में जो उसको त्यागना पड़ रहा है वो उसकी अवसर लागत कहलाएगी। यानी साधन की जो अवसर लागत होगी वो कितनी होगी? 8,000, क्योंकि ये उसको त्याग के जा रहा है। ये मान लीजिए उसको एक्स नौकरी में यदि वो जाता है तो उसको 10,000 मिल रहा है, तो इसी नौकरी को चूज करेगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये नौकरी ना मिले तो उसके लिए ये नौकरी है, तो 8,000 रुपए का त्याग करके वो जा रहा है। तो 8 रुपए जो त्याग कर रहा है वो उस साधन की अवसर लागत कहलाती है। अब बात यह है ना कि ये तो अवसर लागत हो गया। अब सीमांत लागत किसे कहेंगे? सीमांत अवसर लागत, सीमांत अवसर लागत, ठीक है। जैसे एक्स और वाई, एक्स के लिए वाई की त्यागी जाने वाली मात्रा या वाई के लिए एक्स की त्यागी जाने वाली मात्रा, ये अवसर लागत कहलाती है ना। अगर एक अधिक इकाई एक्स की हम उत्पन्न कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों इकाइयों का समान मात्रा में उत्पादन कर सके, क्योंकि हमारे साधन सीमित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें वाई की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। और जो त्याग हम कर रहे हैं वो एक्स के लिए वाई की त्यागी जाने वाली मात्रा जो है वो एक्स की अवसर लागत कहलाएगी। इसी प्रकार वाई की एक इकाई अधिक इकाई के लिए एक्स की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। तो एक्स की जितनी मात्रा का हम वाई के लिए त्याग कर रहे हैं वो वाई की अवसर लागत कहलाएगी। जैसे ये हमारा खेत है, ठीक है, इस खेत में हम इतने भाग में गेहूं पैदा कर रहे हैं, गेहूं, और शेष भाग में हम चना पैदा कर रहे हैं। अब यदि हमें गेहूं को बढ़ाना है, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना है, तो हमें चने से भूमि लेनी है और गेहूं में लगाएंगे तभी तो गेहूं की उत्पादन बढ़ेगी। समझ रहे हैं ना? गेहूं का उत्पादन कब बढ़ेगा? जब जो चने, जिस भूमि में हम चना बो रहे हैं उसमें चना न बो के कुछ अधिक भूमि पर गेहूं बोए। मान लीजिए ये 10 बीघा भूमि है जिस पर हमने गेहूं बोया है, ये 30 बीघा भूमि है जिस पर हमने चना बोया है,
चने हो रहे हैं हमारे 20 टन, ठीक है, और गेहूं हो रहा है हमारा 12 टन। अब अगर गेहूं की मात्रा को बढ़ाना है, गेहूं की मात्रा को 18 टन करना है, यानी कि 6 टन मात्रा को बढ़ाना है, तो चने की कुछ मात्रा को घटाना पड़ेगा। 20 टन उत्पादन नहीं होगा, चने का कुछ उत्पादन घटाना पड़ेगा, चने से भूमि लेनी पड़ेगी और इस भूमि को गेहूं में लगाना पड़ेगा, जिससे चने का उत्पादन घट जाएगा। तो 6 टन यानी मान लीजिए 3 टन यहाँ पे चना कम हो रहा है, तो अब चने की मात्रा होगी 17 टन और गेहूं की मात्रा 6 टन बढ़ जाएगी, 18 हो जाएगी। तो 6 टन गेहूं की मात्रा को बढ़ाने के लिए, अब ये अगर मान लीजिए x है और ये y, तो x की कुछ मात्रा को बढ़ाने के लिए y की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। यानी 6 टन गेहूं की अधिक पैदावार लेने के लिए 3 टन गेहूं चने का के उत्पादन की मात्रा को त्यागना पड़ेगा। तो ये जो 3 टन है, ये x की एक अधिक इकाई यानी 6 इकाइयों के बराबर एक अधिक इकाई के उत्पादन के लिए 3 टन का जो त्याग किया जा रहा है, ये x की अवसर लागत कहलाएगी। समझ में आ गया होगा। तो किसी साधन की, है ना, कहिए अवसर लागत की जो व्याख्या है दिए हुए तकनीकी ज्ञान में और दिए हुए उत्पादन के संसाधनों में, ठीक है, एक साधन किसी एक वस्तु की अधिक मात्रा के लिए दूसरी मात्रा का कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ मात्रा में त्याग करना पड़ता है, तो त्यागी गई मात्रा x वस्तु की अवसर लागत कहलाएगी। तो ये आपकी समझ में आ गया। वो संसाधन वही भूमि पूंजी श्रम संगठन, यही संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। संसाधनों की कोई एक विशेषता, तो साधन सीमित होते हैं, वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं, ठीक है, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यहाँ केवल इतने लिख दीजिए चल जाएगा, है ना। आर्थिक संसाधन कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, है ना। वैकल्पिक दुर्लभता या सीमितता एक ही बात। अब है अवसर लागत। अवसर लागत वक्र, ये उत्पादन संभावना वक्र। तो उत्पादन संभावना वक्र ये हमने बनाया, ये भी देख रहे होंगे। ये क्या दर्शाता है? तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुएं x और y के, है ना, सीमांत अवसर लागत को दर्शाता है। अवसर लागत क्या दर्शाता है? दो वस्तुओं के संदर्भ में हम विचार करते हैं अवसर लागत में, उत्पादन संभावना वक्र में। उत्पादन संभावना वक्र में क्या होता है? उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है? उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के यानी सीमांत अवसर लागत को दर्शाता है, ठीक है। अवसर लागत की उत्पादन संभावना वक्र की जब हम व्याख्या करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उत्पादन के साधन स्थिर है, ठीक है। आपको ये तो मालूम ही है ना कि भूमि प्राकृतिक रूप से उत्पादन का स्थिर साधन है, और चाहे वो अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल हो, दोनों ही काल में स्थिर रहता है उत्पादन का साधन होने के बाद। भूमि के परिमाण को आप जरा सा भी नहीं बढ़ा सकते, लेश मात्र भी नहीं बढ़ा सकते। बढ़ा सकते हैं क्या? अगर बढ़ा सकते होते ना तो अमेरिका आज जितना बड़ा ना उससे 4 गुना बड़ा होता, सही है। भारत भी आज जितना है कम से कम 2 गुना तो बड़ा होता ही होता, क्योंकि हम बढ़ा सकते थे लेकिन नहीं बढ़ा सकते। समझ में आ गया ना भूमि के परिमाण को। भूमि है क्या भाई? भूमि से जो अभिप्राय होता है प्राकृतिक के निःशुल्क साधनों को भूमि कहते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क साधनों को भूमि कहा जाता है। अर्थात वे समस्त साधन, है ना, जो यानी वे समस्त पदार्थ वस्तुएं से, है ना, जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं, भूमि कहलाती है। भूमि है, इसके अंदर जो कुछ है, समुद्र है, समुद्र के अंदर जो कुछ है, आकाश है, आकाश के अंदर जो कुछ है ना, जंगल, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, झरने, पर्वत, नदियां, सब कुछ भूमि है। समझ लीजिए। हवा और जल तथा
सूरज का प्रकाश भी भूमि। भूमि स्थिर साधन है, अल्पकाल में भी दीर्घकाल में भी। अन्य साधन अल्पकाल में स्थिर होते हैं और दीर्घकाल में परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, याद रखिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्य साधन कौन से हैं भाई? श्रम है, पूंजी है, संगठन है, साहस है। ये जो है क्या है? ये दीर्घकाल में परिवर्तनशील है जबकि अल्पकाल में स्थिर है। लेकिन भूमि अल्पकाल में भी स्थिर है और दीर्घकाल में भी स्थिर है। अब स्थिर उत्पादन के साधन होते, मान के चलते उत्पादन के साधन स्थिर हैं। दूसरा तकनीकी जो ज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, तकनीकी ज्ञान वो दिया हुआ है। तकनीकी ज्ञान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उत्पादन कला में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तकनीकी ज्ञान जैसे पहले क्या होता था, खेती होती थी हल बैल के द्वारा होती थी। आज क्या होता है? आज की कृषि होती है मशीनों के द्वारा कृषि होती है। कटाई भी होती थी कंपेन के द्वारा होती है। ठीक है, बीज की बुआई, कटाई, नड़ाई, गुड़ाई, सिंचाई सब कुछ तो मशीनों के द्वारा होता। पहले तो सब कुछ वैसे ही होता था, समझ गए ना? तो उत्पादन की तकनीकी एक विशेष काल में स्थिर रहती है। दीर्घकाल में तो अन्वेषण हो जाते हैं, आविष्कार हो जाते हैं, नए आविष्कार हो जाते हैं, जिससे उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो यह मान के चलते उत्पादन की तकनीक दीर्घी है, उत्पादन के साधन स्थिर है। स्थिर साधनों के साथ हम दो वस्तु के संदर्भ में उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या करते हैं। एक वस्तु मान लीजिए y वस्तु है और दूसरी वस्तु ये x वस्तु है। ठीक है, अगर हम x की एक अधिक इकाई का उत्पादन करना चाहें, अर्थात x के उत्पादन को, ठीक है, OX1 से बढ़ाकर OX2 करना चाहें, तो ऐसी स्थिति में y का उत्पादन जो पहले हो रहा था कितना हो रहा था? जब x का उत्पादन OX के बराबर था तो y का उत्पादन OY2 के बराबर था। अब यदि हम x का एक इकाई का अधिक उत्पादन करना चाह रहे हैं, यानी X1 से X2 उत्पादन करना चाहते हैं, तो हमें y की इतनी मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी y की इतनी मात्रा बढ़ाने के लिए x की इतनी मात्रा बढ़ाने के लिए y की इतनी मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है। तो ये जो है यानी इतने उत्पादन की x के त्यागी जाने वाली मात्रा है जिसका त्याग करना पड़ेगा, अर्थात x की ये अवसर लागत है। तो उत्पादन संभावना वक्र सीमांत अवसर लागत को प्रदर्शित करता है। समझ आ गया होगा? तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण है, अवमूल्यन किसे कहते हैं, देखिए आएगा जरूर। अब पता नहीं कहां से मैंने इसको यहां ले लिया है? बहुत दूर से लाया हूं, है ना? अवमूल्यन जानबूझकर अपनी देश की मुद्रा का मूल्य है। देखो मुद्रा का मूल्य होता है, चाहे डॉलर हो, चाहे लीरा हो, चाहे पाउंड्स हो या रूबल हो, ठीक है, फ्रैंक हो या मार्क हो, कोई भी हो। प्रत्येक देश में अलग अलग मुद्राएं हैं, मालूम है ना आपको, बताया मैंने, है ना? इटली की मुद्रा का नाम लीरा है, जापान की मुद्रा का नाम येन है, और फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक कहलाती है, इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड कहलाती है, अमेरिका की जो मुद्रा है डॉलर है, सऊदी अरब में भी डॉलर है, वो सऊदी डॉलर कहलाता है। भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान में रुपया है, वो भी अपने अपने देश का। हमारा रुपया अलग है, श्रीलंका का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, नेपाल में भी रुपया है, समझ गए ना? बांग्लादेश में टका है। भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न मुद्रा की इकाइयां हैं, ये सब मुद्रा की इकाइयां हैं। मुद्रा का मूल्य होता है, जैसे किसी वस्तु का मूल्य होता है ऐसे मुद्रा का मूल्य होता है। मुद्रा का मूल्य एक मुद्रा की इकाई में खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा है। फर्स्ट वस्तु मूल्य कहलाएगा, वस्तु मूल्य, मुद्रा का वस्तु मूल्य, ठीक है, लिख देता हूं, मुद्रा का वस्तु मूल्य। फिर इसको तो इसमें जो है ना, मुद्रा की एक इकाई जितनी वस्तु को खरीद सकती है वो उसका मूल्य है।
जैसे 10 रुपए का नोट यदि एक ब्रेड को खरीद सकता है या एक लक्स साबुन को खरीद सकता है तो वो 10 रुपए का मूल्य है। ठीक है, 10 रुपए नोट का मूल्य है। 10 रुपए का नोट 250 ग्राम दूध खरीद सकता है तो उसका मूल्य है वस्तु मूल्य। इसके अलावा मुद्रा की एक इकाई के बदले में जो ब्याज हम देते हैं, मान लो हमने किसी से 100 रुपए उधार लिए, ठीक है, और 100 रुपए के लिए हमने कहा कि 1 महीने के लिए 100 रुपए हमको दे दो, ब्याज बताओ क्या लोगे, बोले 3%, अर्थात 3 रुपए। तो हमें चुकाने कितने, 103 रुपए। ठीक है, अर्थात 100 रुपए मूल्य, 100 रुपए का 3 रुपए ब्याज देना होगा, जो कि इस 100 रुपए का मूल्य है। इसको हम ब्याज कहेंगे। समझ में आ गया होगा, दूसरा मूल्य हो गया। और तीसरा होता है विनिमय दर। विनिमय दर जानते हैं ना, जैसे हम $1 खरीद रहे हैं अमेरिका का और $1 के लिए हमें 103 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो $1 बराबर 103 रुपए। अगर हमें डॉलर खरीदना तो 103 रुपए देने पड़ेंगे, और यदि डॉलर वाले को रुपए खरीदना तो उसे $1 के बदले 103 रुपए मिलेंगे। तो एक देश की मुद्रा की एक इकाई विनिमय दर की परिभाषा भी है ये, जो कि बोर्ड में आना है, याद कर लीजिए। विनिमय दर किसे कहते हैं, तो मुद्रा की, एक देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की जितनी मुद्रा को खरीद सकती है या उसमें एक्सचेंज हो सकता है दूसरे देश की मुद्रा, तो वह विनिमय दर कहलाती है। जैसे भारत के 1 रुपए के बदले में, ठीक है, नेपाल के 4 रुपए मिलते हैं या 2 रुपए मिलते हैं, जो भी मिलता है। तो ये जो विनिमय दर है ये हमारे 1 रुपए का मूल्य है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमने क्या क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन हमारा है अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। अमूल्य, एक देश की मुद्रा की एक इकाई का मूल्य जब जानबूझकर विदेशी मूल्य मुद्रा की तुलना में घटा दिया जाता है। जैसे $1 में $1 के लिए हमें 63 रुपए यानी 67 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो विनिमय दर है $1 बराबर 63 रुपए। अब यदि हम कहें कि अपनी मुद्रा का हमें अवमूल्यन करना है, अवमूल्यन, तो क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अपनी मुद्रा का मूल्य गिरा देंगे डॉलर की तुलना में, यानी जानबूझकर 70 रुपए कर दिया $1 का। आप कह रहे हो तुमने गिराया कहाँ, तो बढ़ा दिया। भैया सीधी बात है, $1 के बदले पहले 67 रुपए देने पड़ रहे थे, यानी 67 रुपए में हम खरीद पा रहे थे। अब 70 रुपए देने पड़ रहा है $1 के लिए, तो मूल्य गिर गया ना हमारी मुद्रा का, जानबूझ के गिराया है। क्यों गिराते हैं, जैसे कोई वस्तु थी अमेरिका में, हमने किसी वस्तु का निर्यात किया, वो 67 रुपए में, यानी कि हम इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे उसका, जो कि $1 में अमेरिका में मिलती थी। लेकिन हमारे देश में महंगाई हो गई, उस वस्तु का मूल्य हो गया 70 रुपए। अब अमेरिका में वो वस्तु $1 से ज्यादा में मिलेगी, तो उससे क्या हुआ, हमारे निर्यात कम हो जाएंगे। ठीक है, तो निर्यातों में अंतर ना पड़े इसलिए जानबूझकर कुछ राष्ट्र अपनी मुद्रा का मूल्य गिरा देते हैं, यानी अब $1 70 रुपए के बराबर कर दिया, अर्थात जो $1 की वस्तु पहले मिल रही थी वो भी अब अभी भी $1 की ही अमेरिका में मिलेगी, अर्थात उस वस्तु की मांग में अमेरिका में कोई प्रभाव नहीं है। तो निर्यातों को बरकरार रखने के लिए
या निर्यातों की वृद्धि के लिए अवमूल्यन का सहारा लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न कर देता है। ये बात की बात है। अवमूल्यन किसे कहते हैं? एक देश की मुद्रा की एक इकाई का मूल्य जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। समझ में आ गया? अब माने कम मूल्य को कम करना। समझ में आ गया होगा? ठीक हो गया है? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। अवमूल्यन किसे कहते हैं? अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, सीमांत उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। सीमांत, पहले तो उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा हूं आपको उपयोगिता की परिभाषा लिखो। पहली बात हो गई ना, उपयोगिता की परिभाषा लिखो। कह दीजिए, एक ही बात है। उपयोगिता को तुष्टिगुण भी कहते हैं। उपयोगिता को क्या कहते हैं? तुष्टिगुण। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ तुष्टिगुण। अच्छा, आपको ये शब्द अजीब सा लग रहा होगा ना? मुझे तुष्टिगुण शब्द कहना बहुत अच्छा लगता है। उपयोगिता के स्थान पर मैं तुष्टिगुण शब्द का ज्यादा प्रयोग करता हूँ। अंग्रेजी में दोनों को यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? तुष्टिगुण और उपयोगिता। समझ में आ गया ना? दोनों अर्थ इसके। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखेंगे। उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु सेवा पदार्थ, किसी वस्तु या सेवा या पदार्थ, वस्तु कह लो, पदार्थ कह लो, सेवा कह लीजिए, के अंदर एक शक्ति होती है। पानी के अंदर शक्ति है, वो हमारी प्यास को शांत कर सकती है। रोटी के अंदर शक्ति है, वो हमारी भूख को शांत कर सकती है। इस पेन में अंदर शक्ति है, ये हमारे लिखने की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। हर वस्तु में यानी कि एक शक्ति है, अर्थात सामर्थ्य है अथवा क्षमता है, वो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है। आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति वस्तु में होती है, सेवा में होती है। इसी शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी? है ना, आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति जो कि वस्तु में निहित होती है, उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, की परिभाषा भी हमने बताई। आवश्यकता संतुष्टि की वह शक्ति जो वस्तु सेवा में निहित होती है, उपयोगिता कहलाती है। और दूसरी जो हम परिभाषा आपको बता रहे हैं वो ये है, किसी वस्तु सेवा या पदार्थ का वह गुण, वह शक्ति, वह सामर्थ्य है जो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है, क्या कहलाती है? उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो एक अधिक इकाई के द्वारा, एक अधिक इकाई के उपभोग के द्वारा कुल उपयोगिता में होती है। या होने वाली वह कमी है सीमांत उपयोगिता जो एक कम इकाई के उपभोग के कारण कुल उपयोगिता में होती है। यानी जब हम उपभोग करते हैं, एक अधिक इकाई का उपभोग करें या एक कम इकाई का उपभोग करें, तो हमारी कुल उपयोगिता तो बढ़ेगी। यदि अधिक इकाई का उपभोग किया तो बढ़ेगी, और यदि कम इकाई का उपभोग किया तो घटेगी। ठीक है, तो जब हम एक कम इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो हमारी कुल उपयोगिता में जो कमी हो रही है, और जब एक अधिक इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो हमारी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हो रही है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ये उपभोग की इकाइयां हैं,
ये है हमारी कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। इसको हम कहेंगे TU और इसको हम कहेंगे MU, मार्जिनल उपयोगिता। ठीक है, यानी कि यूटिलिटी। MU तो यहां पे केवल शॉर्ट से कौन चला लीजिए, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। ठीक है, ये आपकी कुल उपयोगिता है, कुल उपयोगिता, और ये सीमांत उपयोगिता। अंग्रेजी में इसको MU बोल दीजिए, मार्जिनल यूटिलिटी, और कुल उपयोगिता को टोटल यूटिलिटी। ठीक है, यानी कुल तुष्टिगुण, सीमांत तुष्टिगुण, क्योंकि उपयोगिता को तुष्टिगुण भी कहते हैं। उपभोग की इकाई है 1, 2, 3, 4, 5। 5 इकाइयों का उपभोक्ता उपभोग कर रहा है। जब पहली इकाई का उपभोग करता है तो उसे 100 इकाइयों के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही है। इकाई मतलब पैसे समझ लीजिए, फ्रैंक समझ लीजिए, जिसमें भी हम उपयोगिता का मापन कर रहे हैं वो इकाई है। तो ऐसे में हमारी सीमांत उपयोगिता भी 100 होगी, क्योंकि एक परिभाषा और बता देता हूं कि वस्तु के उपभोग की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं और इस इकाई की उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, ऐसा याद कर लीजिए। ये जो हम पहली इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो यही हमारे लिए पहली और यही हमारे लिए अंतिम है, तो हमें 100 के बराबर इसमें कुल उपयोगिता मिल रही, तो हमारी सीमांत उपयोगिता भी 100 के बराबर ही होगी। अब मान लीजिए एक अधिक इकाई का उपभोग करें, अर्थात 2 इकाइयों का उपभोग करें, हमारी कुल उपयोगिता बढ़कर हो जाए 180, तो हमारी दूसरी इकाई की उपयोगिता में, कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई? एक अधिक इकाई का हमने उपभोग किया, कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई? 100 से बढ़कर हो गई 180। कितनी इकाइयां बढ़ी? 80 इकाई बढ़ी, तो यहाँ पे सीमांत उपयोगिता 80 हो जाएगी। ठीक है, एक और अधिक इकाई का उपभोग करें, कुल उपयोगिता हो जाती है 250। ठीक है, अब यानी 3 इकाइयों का उपभोग करने से कुल उपयोगिता हमें प्राप्त हो रही है 250। पहले 2 इकाइयों का उपभोग कर रहे थे 180, अब ये कितना बढ़ गया यहां से यहां तक? तो 70 इकाइयों के बराबर वृद्धि हो गई। ठीक है, अब यदि हम चौथी इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 300 हो जाती है हमारी कुल उपयोगिता, तो अब कितनी बढ़ी? 50। एक और अधिक इकाई का उपभोग किया, हमारी कुल उपयोगिता हो गई 330, तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी? 30। और यदि हम छठी और 7वीं इकाई का भी उपभोग करें तो छठी इकाई पर उपभोग की छठी इकाई से हमें कुल उपयोगिता 340 के बराबर मिल रही है, तो सीमांत उपयोगिता कितनी बढ़ी? 340 से 330 को घटा देंगे तो 10। और 7वीं इकाई पर हमारे को कितनी उपयोगिता मिल रही है? कुल 340। अब कितनी बढ़ी? तो 0। ठीक है, और 8वीं इकाई का भी यदि हम उपभोग करते हैं, 8वीं इकाई का, तो यहाँ पर जो है हमारी जो उपयोगिता है सीमांत उपयोगिता 330 हो जा रही है, अर्थात उसमें कमी आ गई है। कितनी कमी हुई है? 10 की, तो -10 ये सीमांत उपयोगिता कहलाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे जैसे सीमांत कुल उपयोगिता बढ़ती है एक अधिक इकाई के कारण, तो जो सीमांत उपयोगिता होगी वो कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि है। 2 इकाइयों का उपभोग 180 कुल उपयोगिता, 3 इकाइयों का उपभोग 250, कितना बढ़ गया? 70। तो 70 सीमांत उपयोगिता है। यदि हम एक कम इकाई का उपभोग करें तो कुल उपयोगिता में कमी होगी। जैसे 5 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, हमें कुल उपयोगिता मिल रही है 330। अब हम 5 की जगह 4 इकाइयों का उपभोग करें
हमारी कुल उपयोगिता है 300। कितनी कमी आई है? तो 30 के बराबर कमी आई है, तो हमारी सीमांत उपयोगिता 30 के बराबर होगी। तो यहाँ पे यदि हम कुल उपयोगिताओं को जोड़ते चले जाए तो हमें मिल जाएगी, सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ते चले जाए तो हमें मिल जाएगी क्या? कुल उपयोगिता। कैसे? यानी TU ये बराबर होता है MU1 MU2 प्लस MU3 और प्लस n इकाइयों तक जोड़ते चले जाना है। अब जैसे n इकाई यहाँ पर 8 है, n बराबर 8, तो 8 के 8 सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा TU कितना हो जाएगा? देखिए 100 धन 80 धन 70, देखते चले जाइए, धन 50 धन 30 धन 10 धन 0 धन, यानी माइनस है ना, तो -10। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 330। ठीक है? कैसे निकाला भाई? 100 180 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, 330 हो गया, और ये हो गया 340। शून्य जोड़ेंगे 340 और 10 घटाएंगे 330। ठीक है? तो उत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। ये कुल उपयोगिता की परिभाषा हो गई। एक के बाद एक इकाइयों की जो सीमांत उपयोगिता है, इनको जोड़ते चले जाएंगे तो कुल उपयोगिता मिल जाएगी। अब देखिए एग्जाम में ये तालिका होगी, है ना, और आपको यहाँ पर ये नहीं लिखा है और यहाँ पे ये नहीं लिखा है, ये लिखा है। ठीक है? तो आपको इस तालिका को पूरा करना है। 2 इकाइयों की कुल उपयोगिता कितनी है? 180। 3 इकाइयों की कुल उपयोगिता 250। तो सीमांत उपयोगिता है ना, तो इसमें से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 70 इकाई आ जाएगा ना। और ये 4 इकाइयों की कुल उपयोगिता कितनी है? 300। 5 इकाइयों पर सीमांत उपयोगिता कितनी है? 30। तो 30 इसमें जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से तालिका बनाने के लिए एग्जाम में भरने के लिए, जैसे औसत उपयोगिता। यहाँ आपको एक चीज और मैं बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है ना। तो देखो जब सीमांत उपयोगिता 0 है, कुल उपयोगिता कितनी है? 340, और ये सबसे अधिक है। सिद्ध हो गया ना तालिका से। तो ऐसी तालिका बनानी है उस समय जब आपके लिए क्वेश्चन लिखा हो बोर्ड पे कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। तो ये तालिका ही बनाएंगे, उपभोग इकाइयाँ, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, यही याद कर लीजिए। ठीक है? और जब आप देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता के 3 रूप होते हैं, एक तो ये हो गया धनात्मक, धनात्मक सीमांत उपयोगिता। ठीक है? ये कैसा है? शून्यात्मक। और ये कैसा है? ऋणात्मक। तो सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार की होती है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। जब तक धनात्मक होती है कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, यहां से लेकर यहां तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, बढ़ रही है। ठीक है? कुल उपयोगिता बढ़ रही है। जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, याद रखिए। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता भी घटने लगती है। अब इसी चीज को यदि हम रेखा चित्र की सहायता से समझा दें तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध की व्याख्या हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध की व्याख्या कीजिए। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो आपको इस तरीके से चित्र बनाना है। ये आपकी सीमांत उपयोगिता वक्र है, MU वक्र है। ये उपभोग की इकाइयां हैं।
1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7। अब यहाँ पे ये 10 है माइनस, ये जो सीमांत उपयुक्त हमने बनाया वक्र, यहां पर सीमांत उपयुक्त 0 है। शून्यात्मक सीमांत उपयुक्ता, और इससे पहले धनात्मक है। जब तक धनात्मक होती है, अब ये शून्य जहां पर है, यहां से इसको बिल्कुल सीधे ऊपर खड़ी कर देंगे, ऐसे रेखा। ये शुरू में तो तेजी से बढ़ेगी, फिर ऐसे झुकाव ले लेगी। तो यहां पर ये कुल उपयुक्ता वक्र सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा, ऐसे बनाएंगे। ये हमारा TU वक्र है, कुल उपयुक्ता वक्र। ये A बिंदु, ये B बिंदु और ये C बिंदु AB क्षेत्र में सीमांत उपयुक्ता धनात्मक है। B बिंदु पर सीमांत उपयुक्ता शून्यात्मक है, और B से C के जो है बीच की दूरी, इसमें सीमांत उपयुक्ता वक्र ऋणात्मक है। जब तक सीमांत उपयुक्ता धनात्मक होती है, कुल उपयुक्ता वक्र तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता है। समझ में आ गया? और उसके बाद वो एकदम झुकाव का सब बिंदु ले लेगा, ऐसे चढ़ेगा, और फिर क्या होगा, झुकाव ले लेगा। ठीक है, C B बिंदु पर जबकि सीमांत उपयुक्ता 0 होती है, कुल उपयुक्ता वक्र यानी D बिंदु पर सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है। अर्थात B बिंदु पर सीमांत उपयुक्ता 0 और कुल उपयुक्ता सबसे अधिक होती है। उसके बाद सीमांत उपयुक्ता ऋणात्मक हो जाती है, इसलिए कुल उपयुक्ता वक्र भी नीचे की ओर गिरने लगता है, ऐसे। ठीक है, यही संबंध है। एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आएगा। जब सीमांत उपयुक्ता 0 होती है, तब कुल उपयुक्ता अधिकतम होती है। तो ये रेखा चित्र और ये तालिका है, बना देना, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ ये भी समझा दिया। अब आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। देखिए, जैसे जैसे हम उपभोग कर रहे हैं, कुल उपयुक्ता तो बढ़ रही है, लेकिन सीमांत उपयुक्ता घटती जाती है। जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा हमारे पास आती है, उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयुक्ता समय समय कम होती जाती है। ठीक है, इसी को उपयुक्ता ह्रास नियम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, एकदम याद हो जाएगा, है ना। मार्शल की परिभाषा में सुना रहा हूं, उसको याद कर लीजिए। सीमांत उपयुक्ता ह्रास नियम की परिभाषा देते हुए मार्शल ने कहा है, किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में एक दी हुई मात्रा से अधिक वृद्धि होने पर जो अतिरिक्त लाभ उससे प्राप्त होता है, उस वस्तु की प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। याद कर लीजिए इसको। जो है ना, हम किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाते हैं, तो ही परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयुक्ता घटती जाती है। यही सीमांत उपयुक्ता ह्रास नियम है। जैसे आप केला बाजार में खरीदने जा रहे हैं, 1 दर्जन केला 40 रुपए में खरीद लिया आपने, फिर दूसरा दर्जन खरीदेंगे तो आप 40 में नहीं खरीदेंगे, कम में खरीदना चाहेंगे, क्योंकि 1 दर्जन केला आपके पास है ना। तो दूसरी दर्जन मान लीजिए 30 में खरीद रहे, 2 दर्जन हो गया, अब ज़्यादा हो गया केला, केले की उपयुक्ता और कम, तो हम और कम मूल्य देंगे, है ना। ये केला तो हमारे लिए कम उपयोग हो गया, मूल्य उतने देंगे, क्यों देंगे उतना मूल्य। जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा हमारे पास आती है, वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयुक्ता समय समय कम होती चली जाती है। जैसे हम ये उपभोग कर रहे हैं, 1 2 3 4, पहले 100 के बराबर सीमांत उपयुक्ता, फिर 80, फिर 70, फिर 50, फिर 30, यानी घटती जा रही है। यही तो सीमांत उपयुक्ता ह्रास नियम है। उपयोगिता ह्रास नियम की जो मान्यताएं हैं, उनको जरा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है उपयुक्ता ह्रास नियम की परिभाषा, सॉरी मान्यताएं बताइए।
तो हम ये मान के चलते हैं विवेचन काल में उपभोक्ता की मानसिक स्थिति अच्छी रहती है, वस्तु की समस्त इकाइयाँ गुण तथा मात्रा में एक जैसी होती है ना, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि न होना, है ना, आय आदत रुचि फैशन स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है, ये सब मान के चलते हैं। ठीक है, उपयुक्त राशि की परिभाषा याद कर लीजिए। विवेचन काल में उपभोक्ता का मानसिक स्तर सही रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि नशा कर रखा हो या पागलपन हो गया हो। जब हम भांग का नशा करता है ना कोई आदमी, तो वो खाता तो खाते चला जाता है ना। मानसिक स्थिति सही रहनी चाहिए है, वस्तु गुण तथा मात्रा में एक जैसी होनी चाहिए, याद रखिएगा। ये उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं हैं। ये नियम लागू क्यों होता है, उपयोगिता ह्रास नियम लागू क्यों होता है? आवश्यकताएं अनंत होती हैं, आपको मालूम है, पढ़ाया हमने। यानी आवश्यकताएं अनंत होती हैं और आवश्यकताएं एक दूसरे की प्रतियोगी होती है, और किसी आवश्यकता विशेष को एक समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है। ये सब जो है आवश्यकता के लक्षण कहलाते हैं। आवश्यकता के बहुत सारे लक्षण हैं, और मजे की बात है कि प्रत्येक आवश्यकता के प्रत्येक एक लक्षण पर अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम टिका हुआ है। जैसे उपयोगिता ह्रास नियम, किसी आवश्यकता विशेष को किसी समय विशेष में पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सकता है, इस पर निर्भर है। मान लीजिए आप भूख लगी है, रोटी खाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक समय विशेष में आपकी भूख पूरी तरह शांत हो जाएगी। प्यास लगी और पानी पी लो 1 2 3 गिलास, प्यास खत्म। खेलने की इच्छा हो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कभी देर तक हो गए, खत्म हो जाएगी इच्छा। किसी आवश्यकता विशेष को एक समय विशेष में संतुष्ट किया जा सकता है, और इसी पर आधारित है उपयोगिता ह्रास नियम। तो यहाँ हमने आपको उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं बताई, विनिमय दर हमने बताई, एक देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा की जितनी इकाइयों को खरीद सकती है वो विनिमय दर कहलाती है। अवमूल्यन हमने बताया, जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा के मूल्य को कम कर देना अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, तो आज इतना ही देखिए, कल फिर एक नया वीडियो होगा आपके लिए। आज के वीडियो में हमने आपको यानी कि उपयोगिता ह्रास नियम, आज के वीडियो में हमने सीमांत लागत और कुल लागत के संबंध की व्याख्या, आज के वीडियो में हमने उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है, सीमांत अवसर लागत की अवधारणा को, यहाँ पर हमने सीमांत अवसर, यहाँ पर हमने साधनों के बारे में बताया, साधनों के पारिश्रमिक के बारे में बताया, साधनों के स्वामियों के नाम बताए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।